हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 12 का ये आप लोग का सब्जेक्ट है बायोलॉजी, यानी कि कक्षा 12 का विषय आप लोग का जीव विज्ञान है। प्री बोर्ड परीक्षा का 2025 का बिल्कुल न्यू पेपर, वायरल पेपर आप लोग के सामने लेकर के आया हूँ। पेपर का जो कोड है यानी कि पैटर्न है आप लोग का MJ है। क्या है, आप लोग के डिमांड पर यह पेपर का वीडियो बनाया जा रहा है। आप लोग का ये जो 70 नंबर पूर्णांक है, इसका एक एक क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में संपूर्ण हल के साथ यानी कि फुल सोल्यूशन के साथ आप लोग को कंप्लीट तरीके से बताएंगे ना, आप लोग को समझाएंगे। बस आप लोग बाबू वीडियो के अंतर बने रहिएगा। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि सभी के प्री बोर्ड एग्जाम में यहीं से सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बोर्ड एग्जाम के लिए भी ये पेपर इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप लोगों को पेपर में जो दिया जाएगा समय 3 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा। वो विकल्पीय प्रश्न यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से MCQ क्वेश्चन पहला पूछा गया है कि mRNA क्या दिया गया, mRNA यानी कि की सहायता से प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है, यानी कि यह प्रक्रिया क्या कहलाती है हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू अनुवादीकरण कहलाती है, यानी कि ट्रांसलेशन कहलाती है। हमारा कौन सा आ वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन खा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें 4 MCQ पूछा जाएगा और सभी क्वेश्चन का आंसर बताया जाएगा। इसको भी आप लोग कॉपी में नोट करते चलिएगा, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइएगा, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी बताया जा रहा है, आप लोग दिमाग में भी फीड कर लीजिएगा। खा वाला क्वेश्चन पूछा गया आधुनिक मानव का निकट संबंधी है, यानी कि किससे संबंधित है मैं ये बताना। तो चिंपैंजी से। किससे संबंधित है, चिंपैंजी बंदर से संबंधित है, यानी कि हमारा दा वाला ऑप्शन इसका डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया टाइफाइड के रोग जनक का नाम होता है, यानी कि टाइफाइड का रोग जनक का नाम क्या है मैं ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साल्मोनेला टाइफी है, यानी कि इसका जो विषाणु का नाम है इसका यही नाम है। ठीक है, बैक्टीरिया का नाम यही है। बा वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन घा वाला दिया गया पेनिसिलिन के सदस्य किसने की थी, यानी कि इसका बताना पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। आप लोग को यहाँ पर क्वेश्चन घुमा करके दे दिया गया है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी हमें ये बताना। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। इनका शॉर्टकट में नाम क्या था, फ्लेमिंग था। ये आप लोग का सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग का 4 नंबर लिख करके वेल कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से एक नंबर का क्वेश्चन आप लोग को स्टार्टिंग में कहे हैं कि सभी क्वेश्चन का आंसर बताएंगे जरूर। आप लोग का एक क्वेश्चन का आंसर बताया जाएगा। दूसरा का वाला क्वेश्चन चलिए बिना देरी के देख लेते हैं क्या क्वेश्चन दिया गया, इसको समझिएगा। क्वेश्चन दिया गया यही बाबू की जैव प्रौद्योगिकी से क्लोनिंग संवाहकों का क्या महत्व हमें यह बताइए। तो इसका आंसर क्या लिखेगा, जैव प्रौद्योगिकी के क्लोनिंग का निम्नलिखित महत्व है। क्लोनिंग संवाहकों का प्रयोग करके जंतु कोशिकाओं की क्लोनिंग की जाती है। इसके जरिए किसी जीव के इच्छित जीनोटाइप का संरक्षित किया जा सकता है और विलुप्त हो रहे पौधों और जानवरों को बचाया जा सकता है। बस बाबू इतना लिख दीजिएगा, 1 नंबर डन है, यानी कि कंप्लीट है बाबू। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि पेटेंट से क्या आशय है। पेटेंट का मतलब क्या होता है, इसका आंसर लिखिएगा। किसी आविष्कार या खोज कर दिया गया कानूनी अधिकार प्राप्त करना ही पेटेंट कहलाता है। बस इतना लिखिएगा, 1 नंबर ये वाला भी हो गया आप लोग का कन्फर्म। फिर अगला क्वेश्चन देगा समष्टि, यानी कि पॉपुलेशन और समुदाय यानी कि कम्युनिटी पर परिभाषा दीजिए, यानी कि ये किसे कहते हैं हमें यह बताना है। तो देखिए समष्टि क्या होता है इसको समझिएगा। समष्टि का परिभाषा क्या होता है कि किसी खास समय और जगह पर एक ही प्रजाति का जीवों का समूह ही समष्टि कहलाता है या पॉपुलेशन कहलाता है। और समुदाय यानी कि कम्युनिटी क्या होता है, किसी खास जगह पर रहने वाले कई अलग अलग प्रजातियों का जीवों का समूह ही क्या कहलाता है, समष्टि यानी कि समुदाय कहलाता है, यानी कि कम्युनिटी कहलाता है। बस आप लोग का ये वाला भी आंसर लिख करके कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देगा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है। तो O2 होती है, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन होती है। ठीक है, ये वाला कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है लेम हीमोग्लोबिन पर संक्षिप्त टिप्पणी, यानी कि ये क्या होता है इसके बारे में बताना है। तो इसका आंसर लिखिएगा यह एक प्रोटीन है जो हीम नामक लोह युक्त अणु को ले जाता है और यह नाइट्रोजन या ऑक्सीजन वाहक है। और लेम हीमोग्लोबिन फलीदार पौधों या मूल पिंडों में पाया जाता है। यह कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति के नियंत्रण करता है। 1 नंबर ये वाला भी डन हो गया। ठीक है, अतुल लघु उत्तरीय क्वेश्चन आप लोग का 5 दिया गया था, 5 नंबर यहाँ पर ये वाला भी कंप्लीट हो गया। लघु उत्तरीय क्वेश्चन पढ़ते हैं। लघु उत्तरीय क्वेश्चन हमारा फर्स्ट दिया गया, जिसमें से आप लोग का 2-2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें तीसरा का वाला क्वेश्चन पूछा गया। क्या समझिएगा कि उन्मील परागणी पुष्पों से क्या तात्पर्य, यानी कि उन्मील परागणी पुष्पों से क्या तात्पर्य हमें ये बताना है। तो इसका आंसर 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या लिखेगा कि उन्मील परागणी पुष्प वह होते हैं जिनके परागकोश और वर्तिकाग्र खुले होते हैं। इनके समान पुष्प की तरह परागण होता है और बायोल और ऑक्सीजोसी उन्मील पुष्पों के उदाहरण होते हैं। इस प्रकार से आप लोग का इसका लिख करके कंप्लीट हो जाएगा 2 नंबर। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। खा वाला क्वेश्चन दिया गया कि परीक्षार्थ संकरण की परिभाषा लिखिए, हुआ चित्र बनाइए। तो परीक्षार्थ संकरण की आप लोग को परिभाषा बता देते हैं। चित्र आप लोग का छोटा सा है, उसको आप लोग खुद से तैयार कर लीजिएगा। इसका क्या आंसर लिखिएगा कि जब
प्रथम पीढ़ी यानी कि F1 पीढ़ी के जीवों का संकरण अप्रभावी जनक से कराया जाता है तो इसे परीक्षार्थ संकरण यानी कि टेस्ट क्रॉस कहते हैं। बस आप लोग का 2 नंबर डन हो गया बाबू। चित्र बना लेंगे तब आप लोग को चित्र बना लेना है, कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है मानव जीनोम परियोजना यानी कि परियोजना ही है, परियोजना या पर्यवेक्षणा और महापर्यवेक्षणा को क्यों कहा जाता है यानी कि महापरियोजना क्यों कहा जाता है, यही इसमें बताना है। तो मानव जीनोम क्या होता है, देखिए कि मानव जीनोम एक महापरियोजना है क्योंकि इनमें मानव संबंध में बड़ी संख्या में आंकड़े तैयार किए गए हैं। जैसे मानव जीनोम में लगभग 3 × 10⁹ क्षार युग्म मिलते हैं। यदि अनुक्रमण जानने के लिए प्रतिरक्षक $3 अमेरिकन के खर्च होते हैं और यह तो पूरी परियोजना में खर्च होने वाले लगभग $9 बिलियन अमेरिकी होगा। प्राप्त अनुक्रमों को टंकित रूप से किताबों में आप लोग को इस प्रकार से पुष्टि कर देंगे। इस प्रकार से आप लोग का इसका आंसर है, ठीक है। ये वाला भी आप लोग और अपने अनुसार इसको लिख लीजिएगा बाबू, 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देगा क्राई प्रोटीन क्या है, इसको उत्पन्न करने के लिए या पैदा करने के वाले जीव का नाम लिखना है। तो क्राइप्रोटीन क्या होता है देखिए समझिएगा, यह क्राइप्रोटीन को एंटोटॉक्सिन भी कहते हैं। यह प्रोटीन जीवाणुओं को स्पोर में क्रिस्टलों को जमाव बनाता है। क्राइप्रोटीन कई कीटों की तरह जहरीली होता है और इसको जो जीवाणु का जो बनाता है क्या नाम है इसका, बेसिलस तुरिनजेंसिस यानी कि बीटी भी कहते हैं। इसका शॉर्टकट में जीवाणु इसको बनाता है यानी कि निर्माण करता है, उत्पन्न करता है। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जन्म दर व मृत्यु दर में क्या अंतर होता है, इसको बताना है। जन्म दर, देखिए जन्म दर और मृत्यु दर में यही अंतर होता है। जन्म दर और मृत्यु दर में जो अंतर होता है बाबू, इसको भी आप लोग देखिए। अगर जन्म दर देखिए, अगर मतलब जन्म दर ज़्यादा है तो जनसंख्या बढ़ती है, अगर जनसंख्या कम है तो जनसंख्या घटती है। जन्म दर और मृत्यु दर में दोनों ही घटने के दर अंतर हो सकता है। जन्म दर तेज़ी से कम होती मृत्यु दर तेज़ी से कम हो सकती है, लेकिन जबकि जन्म दर जो होती है धीमी से कम नहीं हो सकती है यानी कि कम होती है, ठीक है। और मृत्यु दर कम होने के कारण एक स्वस्थ सेवाओं का प्रसार है, शिक्षा के प्रसार मृत्यु दर कम होती है। इस प्रकार से और भी लिखना चाहे तो जन्म दर का जो सूत्र होता है क्या होता है कि n बराबर आप लोगों का BT होता है, यानी कि n अपान BT होता है, n बराबर BT होता है। और जबकि m बराबर आप लोग का मृत्यु दर बराबर आप लोग का DT होता है, ठीक है। ये आप लोग का लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आप लोग का ये 10 नंबर ये वाला कंप्लीट होगा। लघुत्तरीय सेकंड हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से आप लोग का 3 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, जिसमें चौथा क्वेश्चन पूछा गया कि वही तमल पर उपचार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी कि टिप्पणी लिखना है। तो इसका आंसर लिखिएगा अपशिष्ट जल उपचार का एक तरीका है वहितमल। इसका मतलब ये होता है कि अपशिष्ट जल में प्रदूषकों को निकालना होता है। वहितमल के उपचार में जल प्रदूषण को रोका जा सकता है। वहितमल के उपचार के बारे में निम्नलिखित तथ्य है, क्या है समझिएगा कि वहितमल उपचार में अपशिष्ट जल को उपचारित करके उसे कम प्रदूषित बनाया जाता है और अपशिष्ट जल को कार्बनिक पदार्थों और रोगाणुओं को हटाया जाता है और अपशिष्ट जल को निश्चित स्तर पर प्रदूषकों को मुक्त किया जाता है, ठीक है। ये वहितमल हो जाएगा। आप लोग का 3 नंबर इतना लेकर के कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया कि प्रतिरक्षा तंत्र से आप क्या समझते हैं, इसकी खड़स्य करने वाले विज्ञानी का नाम लिखिए। तो प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है समझिएगा कि प्रतिरक्षा तंत्र देखिए कि शरीर को संक्रमण और बीमारियों को बचाने वाली प्रणाली को प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। या कोशिकाओं ऊतकों को अंगों को एक जटिल नेटवर्क है और प्रतिरक्षा प्रणाली को शरीर रोगाणुओं का सामान्य लड़ने में मदद करती है। इस प्रकार से ये हो जाएगा। और इसको उत्पन्न करने वाले वैज्ञानिक का नाम आप लोग को हमें कमेंट करके बताना है बाबू। इसको खड़स्य करने वाले वैज्ञानिक का नाम आप लोग को कमेंट करके बताएंगे। आप लोग का कमेंट पिन कर दिया जाएगा वीडियो को वो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन गा वाला दिया गया है कि अनुवांशिकता रूपांतरित फसलों के उत्पन्न के लाभों और हानियों को लिखिए। तो इसका आंसर आप लोग लिखिए। इसके अनुवांशिक फसलों के जो मतलब लाभ हैं कौन कौन से होते हैं, इनमें कृषि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम होता है। और फिर दूसरा पॉइंट में लिखिएगा इनमें लाभ जो है कि इनमें भूमि उपयोग परिवर्तन और उससे जुड़े उत्सर्जन भी कमी होती है। तीसरा लिख दीजिएगा इसमें जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद करता है। ये आप लोग का हो जाएगा लाभ। और इसका हानि निम्नलिखित है, इनमें लोगों को एलर्जी हो सकता है और फिर इनमें इसका प्रयोग करके कीट इनके प्रति प्रतिरोधी हो सकते हैं और इनके रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करना पड़ता है और इनके बीज नहीं बनते, इसीलिए हर साल नए बीज खरीदने पड़ते हैं। बाबू 3 नंबर डन हो गया ना।
कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन घ वाला दिया गया, रेड डाटा बुक से आप क्या समझते हैं, इसकी उपयोगिता को बताइए। रेड डाटा बुक क्या होता है, इसका आंसर लिखिएगा कि यह एक सार्वजनिक दस्तावेज है, इसमें पौधों, जानवरों और कवकों को लुप्त प्राय प्रजातियों को रिकॉर्ड होता है। रेड डाटा बुक की मदद से संकटग्रस्त प्रजातियों की जानकारी मिलती है और इससे प्रजातियों को संरक्षण के लिए काम किया जाता है। ठीक है, रेड डाटा बुक आप लोग का ये हो जाएगा। रेड डाटा को IUCN भी लाल सूची भी कहा जाता है। ठीक है, ये आप लोग का लिख करके कंप्लीट हो जाएगा 3 नंबर। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसकी उपयोगिता आप लोग लिख दीजिएगा, आप लोग का ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रतिबंधन एंजाइम तथा लाइगेड्स एंजाइम को आप लोग को बताना है, यानी कि लाइगेज है बाबू, यहाँ पर आप लोग का मिस प्रिंटिंग हुआ है, क्या हुआ है, लाइगेज एंजाइम और इसका कार्य बताना। प्रतिबंधन एंजाइम और लाइगेज एंजाइम का आप लोग का काम बताना है। तो चलिए, प्रतिबंधन एंजाइम का कार्य निम्नलिखित है, DNA अणुओं का आकार को निर्धारित करना होता है और विदेशी DNA और RNA यानी कि DNA या DNA के दोहराए अनुक्रमों को काटना होता है। प्रतिबंधन एंजाइम का जो तीसरा काम होता है कि DNA में बिंदु उत्परिवर्तन को पता लगाना होता है। और जो अगला होता है, अगला आप लोग का 3 पॉइंट इसमें लिख करके कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देख आप लोग का, इसमें देखिए और क्वेश्चन पूछा गया था, क्या पूछा गया था, DNA लाइगेज क्या है, यहाँ पर और क्वेश्चन दिया गया ना, DNA लाइगेज का भी कार्य बताना, यानी कि इसका भी वर्क बताना हमें ना। तो DNA लाइगेज का जो कार्य होता है, देखिए क्या होता है कि खंडों को चिपचिपे सिरों को जोड़ने में काम करता है और यह एंजाइम DNA से वंचित DNA खंडों को जोड़ने में भी काम करता है। ये आप लोग का लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर। फिर अगला क्वेश्चन दिया, उत्परिवर्तन की परिभाषा लिखिए। उत्परिवर्तनवाद किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, उत्परिवर्तनवाद किस वैज्ञानिक, चार्ल्स डार्विन ने दिया था। और आप लोग को इसका परिभाषा क्या लिखना है, परिभाषा सबसे पहले लिख लो कि गुणसूत्रों का निर्माण न्यूक्लियोप्रोटीन्स से होता है। न्यूक्लियोप्रोटीन्स न्यूक्लिक अम्ल यानी कि DNA और RNA तथा प्रोटीन्स से बने होते हैं। DNA अणुओं को रासायनिक संयोजन होने वाले परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं, यानी कि म्यूटेशन कहते हैं। उत्परिवर्तनवाद जो वैज्ञानिक दिए थे, चार्ल्स डार्विन दिए थे, ये वाला भी लिख करके हमारा लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए किया जाएगा, खाद्य जाल पर टिप्पणी लिखिए, यानी कि खाद्य जाल पर आप लोग को टिप्पणी लिखना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर लिखेगा, एक ऐसा उपकरण जो विशिष्ट आवास के भीतर प्रजातियों के बीच को संबंध को दर्शाता है, खाद्य जाल कहलाता है। और आप लोग का यह एक परिस्थिति तंत्र के विभिन्न जीवों के बीच परस्पर क्रियाओं को दिखाने के लिए खाद्य जाल श्रृंखला का एक कनेक्शन होता है, यानी कि जुड़ा होता है। और जब कई खाद्य जाल श्रृंखलाओं एक जोड़े होते हैं तब वह एक खाद्य जाल जाकर के निर्माण होता है या मिलता है। बाबू 3 नंबर ये वाला भी आप लोग का वेल डन हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, घा वाला क्वेश्चन देगा, अनुवांशिक कूट क्या है, इसकी विशेषताओं को लिखिए। अनुवांशिक कूट, इसका आंसर लिखिएगा, DNA या RNA में मौजूद न्यूक्लियोटाइड्स के अनुक्रमण से प्रोटीन बनने के दिया जाने वाला निर्देश अनुवांशिक कूट कहलाता है। और इसमें इसके जो निम्नलिखित इसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं, विशेषताएं दिया गया ना, तो इसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इसका आंसर पहला पॉइंट लिखिएगा, विशेषताओं में पहला पॉइंट लिखिएगा क्या कि अनुवांशिक कूट ट्रिप्लेट होता है, यानी 3 नाइट्रोजन बेस होता है। ठीक है, यह जो अनुवांशिक कूट होता है 3 नाइट्रोजन बेस होता है। और अनुवांशिक कूट कोमा रहित होता है और अनुवांशिक कूट अपहासित होता है, यानी यह एक अमीनो एसिड के साथ मतलब होता है। ठीक है, ये आप लोग इसकी विशेषताएं लिख करके 3 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 6 का वाला दिया गया क्या कि सौहोपकारकर्ता यानी कि सौहोपकारिता को परिभाषित कीजिए तथा एक उदाहरण दीजिए। इसका आंसर क्या लिखना है कि इसका आंसर आप लोग समझ लीजिए क्या है कि यह 2 भिन्न प्रजाति के जीवों के बीच में पाया जाने वाला सहजीवी संबंध होता है, जिसमें 2 जीवों को परस्पर लाभ होता है। और कवक को प्रकाश संश्लेषी शैवाल साइनोबैक्टीरिया के बीच घनिष्ठ सहोपकार के संबंध को एक उदाहरण लाइकेन में देखा जा सकता है, कवक मूली में देखा जा सकता है। इस प्रकार से इसका एग्जाम्पल हो जाएगा और परिभाषा भी हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग का दिया गया है कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम किसे कहते हैं या कैसे बनते हैं ऐसे मनुष्यों जिनमें से यह उपस्थित हो, लक्षण लिखिए। इसका देखिए क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है, इसका आंसर लिखिएगा, यह एक आनुवंशिक स्थिति होता है जिसमें पुरुषों के एक अतिरिक्त X गुणसूत्र होता है, जिसमें इससे 47 गुणसूत्र भी कहा जाता है, यानी कि इसे XXY भी कहा जाता है। और यह स्थिति गर्भावस्था के दौरान अनियमित रूप से होती है, जिसे क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम के लक्षण क्या क्या होते हैं, इसका पॉइंट वाइज लिख लीजिएगा। अंडकोश छोटे या दृढ़ होते हैं, स्तन बड़े हुए होते हैं और पैर और हाथ असामान्य रूप से लंबे होते हैं। बाझपन होता है, आवाज़ उतनी गहरी नहीं हो सकती है, भाषा और सीखने में समस्या होती है, सामाजिक समायोजन करने में कठिनाई होती है, मधुमेह मधुमेह और आप लोग का गड़गड़ाना और विभिन्न कैंसर अधिक प्रचलित होते हैं। ये आप लोग का इसका लक्षण भी लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप लोग का और भी लिखना चाहें आप लोग लिख लीजिएगा, 3 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, मनुष्य में यौन संबंधित उत्पन्न रोगों के लक्षण लिखिए। तो मनुष्य में
जो मतलब संबंधित है लक्षण निम्नलिखित है। पहला क्या क्या है समझिएगा, लिंग या यौन से असामान्य सरावर होता है, पेशाब करते समय दर्द या जलन होना, गुदा खुजली होना और दर्दनाक मल त्यागना, सूजे हुए दर्दनाक अंकोश, बुखार, जननांग घाव, पेट के निचले हिस्से में दर्द। ये आप लोग का 3 नंबर इसके लक्षण लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया कि मानव भ्रूणीय यानी कि हमें क्या आंसर बताना है, मानव में भ्रूणीय परिवर्धन से क्या अभिप्राय है ये हमें बताना है। तो इसका आंसर लिखिएगा क्या कि गर्भावस्था के दौरान भ्रूण का विकास यानी कि इसका आंसर क्या लिखना है समझिएगा कि मानव में भ्रूणीय परिवर्धन क्या होता है। इसका आंसर लिखिएगा गर्भावस्था के दौरान यानी कि समय भ्रूण का विकास और भ्रूण के विकास को साप्ताहिक आधार पर मापा जाता है। निषेचित अंड से परिपक्व जीवन की प्रक्रिया को भ्रूणीय परिवर्धन कहते हैं। इस प्रकार से ये लिख करके हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बारे में और भी लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है, भ्रूण का विकास कोश का विभाजन और भ्रूणीय कोश के विभेदन के प्रक्रिया से होता है और भ्रूण के विकास के दौरान सबसे पहले अंतर्रोपित कुरपुटी और स्टेम कोशिकाएं विभेदित होती हैं और ये कोशिकाएं 3 जन्म परतें में बनती है, जैसे कि अंतः शरीर से सभी ऊतकों को जन्म देती है। 3 नंबर लिख करके ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न यानी कि दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें से 7वां क्वेश्चन पूछा गया पर परागण से होने वाले लाभ और हानि को लिखिए। 5 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, इसमें अथवा करके भी आप लोग के लिए ऑफर दिया गया है। क्या दिया गया समझिएगा कि मानसिक चक्र को परिभाषित कीजिए और इस दौरान हार्मोन की पारस्परिक क्रियाओं का विवरण दीजिए। तो चलिए आप लोग का सबसे पहले ये क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं कि पर परागण से होने वाले लाभ और हानि को बता देते हैं। देखिए पर हेडिंग बनाइएगा आप लोग, पर परागण से होने वाले लाभ यानी कि प्रॉफिट क्या होता है इसको समझिएगा, बेनिफिट क्या होता है इसको समझिएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है तो इसका हेडिंग बनाइए। इसमें पहला पॉइंट लिखेगा पर परागण के नई जातियां बनती हैं। दूसरा पॉइंट लिखेगा पर परागण से बने बीजों से पौधे मजबूत और स्वस्थ होते हैं। फिर अगला पॉइंट लिखेगा कि पर परागण से बीज और फल ज्यादा संख्या में बनते हैं। फिर अगला लिखेगा पर परागण के संतानों में रोगों और पर्यावरण को बदलाव के प्रति प्रतिरोध क्षमता बढ़ती है। बाबू 4 पॉइंट लिख दीजिएगा लाभ इसमें, और 4 पॉइंट चलिए उसमें भी बता देते हैं हानियां क्या होती हैं। इसको आप लोग को इसका लिखेगा हेडिंग बनाइएगा पर परागण से होने वाली हानियां। ठीक है, पहला पॉइंट इसमें लिखेगा कि पर परागण के लिए किसी माध्यम की जरूरत होती है। फिर और लिखेगा पर परागण के लिए ज़्यादा परागकणों की जरूरत होती है। फिर अगला लिखेगा पर परागण से पौधों की शुद्धता खत्म होती है। फिर अगला लिखेगा पर परागण के लिए पुष्पों के चटकीले रंग, बड़े दल, सुगंध और मकरंद उत्पन्न करना पड़ता है। ये हो जाएगा पर परागण की क्रिया अनिश्चित होती है। बाबू 5 नंबर लिख करके वेल डन हो गया, यानी कि वेल कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग का अथवा करके और करके ऑफर के तौर पर दिया गया। आप लोग का इच्छा होगा तो इसको तैयार कर लीजिए, अन्यथा मत कीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया 8वां वाला कि पारजीनी यानी कि ट्रांसजेनिक जंतु क्या है, इनका उत्पादन क्यों किया जाता है, मानव के लिए इसकी उपयोगिता का संक्षेप वर्णन कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन दिया गया अथवा करके, इसमें दिया गया कि संक्रमण अथवा तथा असंक्रामक रोग से आप क्या समझते हैं। प्रत्येक के 2 उदाहरण देकर लक्षण, कारक और उदाहरण रोकथाम बताइए। तो आप लोगों को देखिए सभी क्वेश्चन को आप लोग को आंसर बता रहे हैं। देखिए क्या देगा, पारजीनी जंतु क्या होता है इसको आंसर बता दे रहे हैं। देखिए इसका आंसर लिखिएगा वह जंतु जिनके जीनोम में दूसरे जीव को जीन डाले जाते हैं और वो पारजीनी जंतु कहलाते हैं। ठीक है, इन जंतुओं को बनने के लिए जीवों की अनुवांशिक पदार्थ को बदलाव किया जाता है। पारजीनी जंतुओं का उत्पादन कई कारणों से किया जाता है। पारजीनी जंतुओं का उदाहरण कौन कौन से होते हैं, ट्रांसजेनिक चूहा होता है, ट्रांसजेनिक आप लोग का खरगोश होता है, ट्रांसजेनिक सुअर होता है। ये आप लोग का इसका परिभाषा होगा। ठीक है, और इसके उत्पादन किस लिए किया जाता है, इसका आंसर लिखेगा इसके उत्पादन मतलब करने के निम्नलिखित कारण होते हैं। क्या होता है, क्यों किया जाता है समझिएगा कि इन जंतुओं के मदद के लिए कई रोगों का अध्ययन किया जाता है। और फिर इन जंतुओं का फिर अगला पॉइंट लिखिएगा दूसरा कि इन जंतुओं में इन जंतुओं की मदद से जैविक उत्पादों में पाया जाता है। फिर अगला लिखेगा कि इन जंतुओं की मदद से टीकों का परीक्षण किया जाता है। फिर अगला लिखेगा इन जंतुओं की मदद से दूध की संरचना में बदलाव किया जाता है। फिर इन जंतुओं की मदद से विषाणुता परीक्षण भी किया जाता है। ठीक है, ये आप लोग का हो जाएगा। फिर आप लोग का लिख दिया गया मानव के लिए इसकी उपयोगिता का संक्षेप में लिखिए। तो मानव के लिए इसकी उपयोगिता क्या होती है समझिएगा कि पारजीनी गाय के दूध में मानव प्रोटीन अल्फा लैक्टोएल्ब्यूमिन होता है और फिर पारजीनी जीवाणुओं से अधिक और हाइमुलिन नामक इंसुलिन प्राप्त की जाती है। ये आप लोग का 5 नंबर लिख करके कंप्लीट हो गया। ठीक है बाबू, ये आप लोग का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला भी क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए संक्रमण रोग क्या होता है, जो एक दूसरे के रोग के संपर्क में आने से फैलता है उसे संक्रमण रोग कहते हैं। फिर असंक्रमण रोग जो एक दूसरे के संपर्क में आने से ना फैले, उस रोग को ना हो, वही असंक्रमण रोग होता है। इसके 2 रोग को बता सकते हैं, जैसे कि आप लोग का खांसी सर्दी ये संक्रमण में आ जाएगा। असंक्रमण के आप लोग का कैंसर आ जाता है और आप लोग का कैंसर आ सकता है और भी आ सकते हैं बाबू।
ये आप लोग का टाइफाइड भी आ सकता है, ये आप लोग का संक्रमण में आ जाता है। इसके कारक और लक्षण आप लोग खुद से तैयार कर लीजिएगा। 9वां क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं क्या दिया गया है। 9वां क्वेश्चन आप लोग का यही दिया गया है, पारिस्थितिक तंत्र के घटकों की व्याख्या कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा करके दिया गया, समष्टि को परिभाषित कीजिए और इसकी विभिन्न पारस्परिक क्रियाओं का वर्णन कीजिए। तो देखिए पारिस्थितिक तंत्र के जो घटकों की व्याख्या करना कैसे करना, 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसकी आंसर क्या लिखिएगा कि पारिस्थितिक तंत्र की व्याख्या निम्नलिखित प्रकार है या इस प्रकार है। क्या लिखिएगा कि जैविक घटक, पहला हेडिंग बना लीजिएगा, जैविक घटक बनाइएगा। इसमें क्या लिखिएगा कि पारिस्थितिक मतलब जो 2 घटक होते हैं पारिस्थितिक तंत्र के, 2 घटक निम्नलिखित होते हैं, जैविक घटक होते हैं और अजैविक घटक। पहला हेडिंग बनाइएगा जैविक घटक। इसमें क्या लिखिएगा, वह जीवित जीव होते हैं। इसमें वह जीवित जीव जो होते हैं जैसे कि पौधे, जानवर और बैक्टीरिया, और इन घटकों का पोषण पद्धति के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। क्या क्या होता है, उत्पादक होता है। उत्पादक में क्या होता है, ये हरे पौधे होते हैं जो सौर ऊर्जा से खाद बनाते हैं, ठीक है। उपभोक्ता क्या होते हैं, दूसरा होता है उपभोक्ता ये जीव होते हैं जो हरे पौधों को खाते हैं। फिर अपघटक क्या होते हैं, अपघटक में लिखिएगा कि ये जीवाणु और कवक होते हैं जो उपभोक्ताओं के मृत अवशेषों को तोड़कर खनिजों में बदल देते हैं। ये आप लोग का जैविक घटक हो गया, ठीक है। और अजैविक घटक क्या होता है, यानी कि दूसरा वाला हेडिंग क्या बनाइएगा, अजैविक घटक। इसमें क्या लिखेंगे, ये निर्जीव घटक होते हैं जैसे कि पानी, मिट्टी, वायुमंडल, सूर्य का प्रकाश और जलवायु घटक जैसी सभी घटकों में सहायता करती है, जो अजैविक घटक कहलाती है। इस प्रकार से आप लोग का इसकी व्याख्या कर दीजिएगा। 5 नंबर आप लोग लूट लीजिएगा, ठीक है। अथवा करके भी आप लोग के लिए ऑफर दिया गया है कि समष्टि को परिभाषित कीजिए और इसकी विभिन्न पारस्परिक क्रियाओं का वर्णन कीजिए। तो ये आप लोग को अथवा करके ऑफर करके दिया गया, तो आप लोग को मन करेगा तो इसको भी तैयार कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते, ठीक है। तो यही आप लोगों का देखिए कक्षा 12 का यही आप लोगों का पेपर था। कहे थे ना कि 70 में 70 नंबर आप लोगों को कंप्लीट तरीके से बताएंगे ना। जो आप लोगों को कहते हैं वो जरूर करते हैं और हम वही बताते हैं जो एग्जाम में फंसते हैं, ठीक है। आप लोगों को 70 में 70 नंबर जरूर कंप्लीट तरीके से बता दिए एंड आप लोग को समझा दिए। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और इस वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते हो ना बाबू, तो इस वीडियो को कक्षा 12 के यानी कि क्या करना है आप लोगों को, कक्षा 12 के जितने भी स्टूडेंट होंगे यानी कि क्लास 12 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक ये वीडियो शेयर कर दीजिए। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो, आप लोग के डिमांड पर हम पेपर का वीडियो बनाते हैं, लेकिन आप लोग वीडियो को सभी स्टूडेंट पर शेयर करके नहीं पहुंचाते हो। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।